हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पढ़ा है वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण। उसके बाद हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। उसके बाद हमने पढ़ा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक वैद्युत क्षेत्र कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो इसकी हेडिंग लिख रहा हूं मैं आपको वैद्युत क्षेत्र की। लिख लेते हैं इसको, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र ये हेडिंग है, वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको समझते हैं। हमारे पास कोई बिंदु आवेश है, ये मेरे पास कोई बिंदु आवेश है प्लस का क्यू, ये कोई बिंदु आवेश है प्लस का क्यू। और इससे पहले हमने पढ़ा है कि यदि किसी आवेश के पास कोई दूसरा आवेश लेके आते हैं तो वह आवेश उसके द्वारा आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित होता है। वो आकर्षित और प्रतिकर्षित हो क्यों रहा है? क्योंकि इस आवेश के चारों ओर एक ऐसा फील्ड है, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर किसी दूसरे आवेश को लेके आएंगे तो वह आने वाला आवेश जो है इस आवेश के द्वारा या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। तो ये अनुभव जो हो रहा है, ये दूसरे आने वाला जो आवेश है इस बात का एहसास कर रहा है कि यहाँ पर कुछ है जो मुझे या तो ढकेल रहा है या मुझे खींच रहा है। तो वो क्या है? इस आवेश का वैद्युत क्षेत्र है। तो इसको समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई धन परीक्षण आवेश है, मैं यहाँ पर उस धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट को ले लेता हूँ। ये मेरे पास कोई धन परीक्षण आवेश है। इस आवेश को मैं इसके पास लेके आता हूँ, तो इस आवेश पर इस आवेश के द्वारा एक बल लगता है। यहाँ तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, इसके कारण इस पर एक बल लगेगा जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी। ये जो बल होगा वो प्रतिकर्षण बल होगा। तो हम कह सकते हैं किसी आवेश के, ये आवेश है आपका, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का, ये इसके चारों ओर का, यहाँ कहीं भी लेके आइएगा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर वह आवेश या तो आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, एहसास करता है, वह उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी मैं यहां लिख दे रहा हूं इसके लिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव करता है। ओके ना? यानी हम कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर वह आवेश कौन सा? ये वाला आवेश, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र के कारण या तो इस पर कौन सा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण बल लगेगा। अभी तो फिलहाल यहाँ पर हमने प्लस लिया है, ये भी हमारा प्लस का चार्ज है। तो इस आवेश के कारण इस धन परीक्षण आवेश पर कैसा चार्ज लग रहा है? आपका प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। सपोज कीजिए यहाँ पर मैं नेगेटिव आवेश ले लूं, माइनस का आवेश ले लूं, तो ये जो धन परीक्षण आवेश है इसके पास लाने पर कौन सा बल लगेगा? इस पर लगेगा आपका आकर्षण बल। तो उसी प्रकार से हमारी परिभाषा है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी धन परीक्षण आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उस आवेश के चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसके लिए
अगर समझ में आ गया तो हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या कहते हैं। ये जो वैद्युत क्षेत्र है किसी एक दिशा के लिए नहीं है, फिक्स नहीं है किसी एक दिशा के लिए, चारों तरफ हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं धन आवेश से बाहर की ओर चलती है ना। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र है इधर भी होगा, 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 इधर भी होगा और इधर भी होगा। किसी भी तरफ चले जाइएगा, इस आवेश Q नोट पर एक बल लगेगा, एक बल लगेगा, वो जिसके कारण लगेगा वो उसका वैद्युत क्षेत्र होगा। जब इसमें इसको हम एंट्री कराएंगे तो इसके द्वारा गया तो उस आवेश को आकर्षित किया जाएगा या फिर प्रतिकर्षित किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर किसी अन्य धन परीक्षण आवेश को लाने पर वह धन परीक्षण आवेश या तो उसके द्वारा आकर्षित होता है अथवा उसके द्वारा प्रतिकर्षित होता है, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक आता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके लिए समझते हैं क्या होता है। इंटेंसिटी मतलब होता है तीव्रता। तीव्रता का मतलब कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, किस प्रकार से घट रही है, किस प्रकार से बढ़ रही है। तीव्रता का मीन्स यही है कि कोई चीज कहाँ पर ज्यादा हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है, इसी चीज को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ओके ना? चलिए तो फिर देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। मैंने यहाँ पर कोई भी एक आवेश ले रखा है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, धन परीक्षण आवेश है। इस आवेश से कुछ दूरी पर ये कौन सा आवेश है? बिंदु आवेश है। तो बिंदु आवेश के कारण हम किसी भी बिंदु को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके ना? तो यहाँ पर कोई धन परीक्षण आवेश है, तो इस आवेश के द्वारा, इस आवेश के कारण, इस बिंदु आवेश के कारण, इस बिंदु को मुझे आपको क्या निकालनी है? धन परीक्षण आवेश के, इस बिंदु आवेश के कारण इस बिंदु पर मुझे क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखते हैं, ये मैंने यहाँ पर ले लिया कोई धन परीक्षण आवेश Q नॉट। देखिएगा किसी भी आवेश के कारण अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो आपको वहां उस आवेश पर एक धन परीक्षण आवेश रखना होता है। ये धन परीक्षण आवेश जो होता है, टेस्टर मान सकते हो इसको, कि कहीं भी रख सकते हैं, इसमें कोई आवेश नहीं होता है। ओके ना? या इसके आवेश को नगण्य मानते हैं, बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही छोटा आवेश होता है, इसको हम नगण्य मान लेते हैं। इसी वजह से ये क्या है? धन परीक्षण, टेस्टर है, टेस्ट चार्ज। इसके द्वारा हम जांच कर पाते हैं कि यहाँ पर आवेश है अथवा नहीं है। इसके द्वारा वैसे इसका इतना काम होता है और इसका कोई काम नहीं होता। इसके द्वारा हम क्या कर पाते हैं? जांच कर पाते हैं। जैसे आपने जो हमारे पास पेचकस आता है, एक उसको हम छुआ छुआ के देख लेते हैं, इस तरह कहीं पर भी देख लेते हैं टच कर करके, तो वो वही चीज को इसको हम कह सकते हैं कि ये एक टेस्टर है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि यहाँ पर आवेश है या नहीं है। यदि आवेश होता है तो उसके द्वारा ये तो आकर्षित किया जाएगा, प्रतिकर्षित किया जाएगा, पता चल जाता है हमें। तो वो इसी प्रकार का एक इसका काम है। इससे हम सिर्फ जांच कर सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ओके ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से यहाँ पर इस आवेश के द्वारा एक बल लगेगा। मैंने माना ये जो दोनों के आवेशों के बीच में जो है वो निर्वात ले रहा हूं मैं। क्या ले रहा हूं? निर्वात। निर्वात की बात कर रहे हैं। अगर कोई माध्यम होगा तो उसके लिए अलग होगा, ओके ना? उसको भी बताऊंगा। तो इस आवेश के कारण इस आवेश पर एक बल लग रहा है। ओके ना? उस बल की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो वो बल क्या होगा? वो बल जो भी हो, अगर इन दोनों के बीच में मैंने दूरी r मानी है, कितनी मानी है? r। तो इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा जिसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, f की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो इस बात पर डिपेंड करेगी। पहले तो हम बल निकाल लेते हैं, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। तो f जो होगा, f होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन q और Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, ये बल होगा। ओके ना? इस आवेश के कारण इस आवेश Q नॉट पर लगने वाला ये बल है। ओके ना? अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? किसी आवेश के कारण
किसी अन्य धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, किसी अन्य धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा उस आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ई जो आएगी, वेक्टर ई जो होगा आपका, वो होगा आपका क्या, धन परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश तथा धन परीक्षण आवेश का परिमाण, धन परीक्षण आवेश का परिमाण, ये होगा। इसका मतलब हो गया वेक्टर ई बराबर हो जाएगा आपके पास, ये तीर का निशान है, वेक्टर ई बराबर हो जाएगा आपका एफ कितना लग रहा है और आवेश कितना है, यहां से इसकी हम डिफाइन करते हैं। यानी किसी भी धन परीक्षण आवेश पर इस आवेश के कारण कितना बल लग रहा है, कितना बल लग रहा है, उस बल को इस आवेश के परिमाण से डिवाइड कर दें, इस बल को इस आवेश के परिमाण से डिवाइड कर दें, तो उस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, इस वाले बिंदु पर क्या निकल के आ जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। और हमने अभी कूलॉम के नियम के अनुसार यहाँ इन दोनों आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल के लिए एक सूत्र प्राप्त किया है, वो ये है, ओके ना। तो इसको समीकरण नंबर 1 से आगे हम कर सकते हैं फॉरवर्ड। समीकरण 1 से क्या आएगा, ये समीकरण 1 से ई बराबर, जो कि वेक्टर है, सदिश रूप है ई का, यहाँ से एफ की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, डिवाइड कर देंगे इसको हम क्यू नॉट से, तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो वेक्टर ई का जो फॉर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। क्लियर? डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो आपका, अगर क्यू को हम 1 मान लें, यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन भी दे सकते हैं। यदि हम क्यू नॉट जो है वो कितना मान लें, 1 कूलम मान लें, या कुछ और मान लीजिए, एकांक मान लें, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर क्या मान लें, इसको एकांक मान लें, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकांक, ये एकांक माना था हमने, तो उसको हमने यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर ना? चलिए अब हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वैद्युत द्विध्रुव। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में भी हम समझेंगे, दोनों चीज के बारे में जानेंगे। तो रफ करता हूँ, यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि आपकी जो वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कभी कम नहीं होती। अगर यहाँ भी देखेंगे तो भी वैद्युत क्षेत्र होगा, यहाँ भी देखेंगे तो इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र आपका रहता है, हमेशा बना रहता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी आपकी शून्य नहीं हो सकती, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी भी शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो बल रेखाएं हैं वो इस आवेश से निकल के जो बल रेखाएं उत्पन्न हो रही है वो अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। क्लियर ना? ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव इसके बारे में समझेंगे। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है इसको समझने वाले हैं। तो मेरे पास दो आवेश हैं, एक पर आपका प्लस का आवेश है, ये भी आपका बिंदु आवेश है, ओके ना। दूसरा है मेरे पास माइनस का आवेश है, ये भी आपका क्या है? बिंदु आवेश है, ओके ना। ये दोनों समान परिमाण है, इन दोनों आवेश के कैसे हैं? मान समान है, परिमाण इनका जो है वो समान है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से कुछ
दूरी पर रखे हुए हैं। वो दूरी मैंने मान ली 2l है। एक दूसरे से ये दोनों कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ A और इसको नाम दे देता हूँ B। तो मेरे पास दो आवेश हैं जिनके परिमाण कैसे हैं, समान हैं। कोई मेरे पास आवेश है, ठीक है ना, एक प्लस का है एक माइनस का है। इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण जो है वो कैसा है, बराबर है। तो हमें वैद्युत द्विध्रुव बताना है कि जब दो हैं तो दो कहेंगे, कि जब दो एक जैसे हैं तो समान कहेंगे, ठीक है। जब दो आवेश हैं कैसे हैं, समान हैं, ओके। जब दो समान किंतु है आपके दोनों विपरीत हैं। जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर, अल्प दूरी। ये कैसी दूरी है आपकी, अल्प दूरी है। कैसी दूरी है आपकी, अल्प दूरी है। जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बना निकाय, इस प्रकार बना सिस्टम क्या कहलाता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। क्लियर, कोई समस्या है तो बताइए। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं आपके लिए। देखिए, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश, देखो दोनों समान हैं। मैंने बताया आपके लिए कि ये जितने परिमाण का होगा उतना ही परिमाण का ये लेंगे। जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर, अल्प दूरी यानी दूरी बहुत कम होनी चाहिए, अल्प दूरी पर रखे जाते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बना निकाय, निकाय वाला सिस्टम, इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है आपका, इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत, पूरा लिख देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ओके ना, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई वैद्युत द्विध्रुव की। जब दो समान किंतु विपरीत आवेश, देखो दोनों समान हैं, जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। द्विध्रुव क्योंकि इसके दो ध्रुव है, एक ये कोना हो गया एक ये कोना हो गया, दो कोने दो ध्रुव हो गए, ठीक है ना। जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बना निकाय क्या कहलाता है आपका, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये हमारा इसका फर्स्ट टॉपिक हो गया। इसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होना चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई भी एक आवेश ले लीजिए, ठीक है ना, कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, चाहे इस वाले को ले लो चाहे इस वाले को ले लो, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, क्या कहते हैं आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक बार रिपीट कर रहा हूं, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी को, ठीक है, उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, उन दोनों का गुणनफल कर दिया जाए
तो हमारे पास क्या मिल जाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाता है। ऐसे देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा किसी एक आवेश का परिमाण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ओके ना। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश कोई भी ले लीजिए, चाहे प्लस का ले लो या माइनस का ले लो, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा उन दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। आगे इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी बताएंगे, इसके विमा भी बताएंगे। यहाँ तक बताइए, ये चीजें आपको समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक, चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा। चलिए अभी इसकी विमा भी समझ लीजिए ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न दो स्थितियों में ज्ञात करते हैं। एक स्थिति होती है आपकी जब जो वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है ना, उसके कारण हम निकालेंगे नंबर 1 में वो अक्षीय स्थिति आएगी। दूसरी कंडीशन जो होती है वो होती है आपकी वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक स्थिति और है जो इनकी जनरल कंडीशन है, चाहे उसमें आप अक्षीय स्थिति भी अप्लाई कर सकते हो, निरक्षीय स्थिति भी अप्लाई कर सकते हो। चलो, और हम अब पढ़ रहे हैं, इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए हमने क्या करना है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव होना चाहिए। और अभी पीछे आपने पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है आपका वो है कि जब दो समान किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस प्रकार बना निकाय हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। तो ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें प्लस क्यू आवेश है, बिंदु आवेश है, ठीक है ना। ये प्लस क्यू का एक इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु आवेश ले लेते हैं जो कि माइनस का है, ओके ना। ऐसा नहीं है इसको इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, कहीं भी कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इधर करना चाहते हो तो इसको इधर भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ए है बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश बी है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी 2l मैंने ले ली है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2l है। इनका मध्य बिंदु O है, ये मध्य बिंदु है जिसको मैंने O नाम ले दिया है, ओके ना। ये मध्य बिंदु O है। O से वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर,
ओ से आर दूरी पर एक बिंदु मैं ले लेता हूं एम, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ले लेता हूं मैं एम, ओ से आर के बीच की दूरी कितनी है, ओ से एम के बीच की दूरी है आपकी आर, ओ से एम के बीच की दूरी है आपकी आर, ओ से एम के बीच की दूरी कितनी मानी है मैंने आर, ये भी मैंने माना है। अब चूंकि इसकी दूरी जो है 12 है, अर्थात इसका मतलब है कि ए से ओ के बीच की दूरी, क्योंकि जो ओ है वो ए बी का मध्य बिंदु है, ओ जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, इसका अर्थ हो गया कि ए से ओ के बीच की दूरी कितनी होगी एल हो जाएगी, ए से ओ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी एल हो जाएगी, यहां मैं लिख दे रहा हूं ए से ओ के बीच की दूरी कितनी एल, और ओ से बी के बीच की दूरी भी कितनी है एल हो जाएगी, ओके ना, ओ से एल के बीच की, ओ से बी के बीच की दूरी कितनी है एल है, और ए से ओ के बीच की दूरी भी कितनी है एल है। तब हम कह सकते हैं ए से एम के बीच की दूरी, ए से एम के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी आर प्लस एल हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी, ओके ना, क्योंकि यहां तक तो आर है, यहां तक तो आर है, और हमें एक्स्ट्रा कितना चलना है एल चलना है, तो एल जुड़ जाएगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि बी से एम के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो बी से एम के बीच की दूरी हो जाएगी, अब आर तो यहां तक है, इतना और एक्स्ट्रा चले गए थे हम कि एल पीछे और हट गए हैं, तो कितना हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा, ओके ना, ये दो बिंदु हैं। अब हमें देखना है कि बिंदु एम पर जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण लगने वाला जो बल है वो बाहर की ओर होगा, जो बल होगा वो बाहर की ओर होगा, बल होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बल दोनों की दिशाओं जो होती है वो सेम होती है, तो यहाँ पर अगर हम बल की बात करें तो भी वो बाहर था, और ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो वो भी वो क्या होगी बाहर की ओर होगी। इसी प्रकार से यदि हम माइनस क्यू आवेश की बात करें कि माइनस क्यू आवेश के कारण इस पे जो बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी या बल की दिशा जो होगी वो इस तरफ होगी, ये हो जाएगी आपकी ये वाली मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए इसके लिए हम नाम दे देते हैं, जो माइनस का आवेश है इसके लिए हम मान लेते हैं E1, कि माइनस E1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E1 है, तथा प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है, ये हमने मान लिया है, ओके ना। माना क्या क्या है, हमने माना प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी है, हमने E1 मानी है, सॉरी E2 मानी है, ओके ना। किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, तथा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो हमने मानी है E1, ओके ना। अब ये हमने मान लिया है, और ये अभी हमें पता चल चुका है कि A से M के बीच की दूरी R प्लस एल है, A से M के बीच की दूरी कितनी है R प्लस एल है, और B से M के बीच की दूरी कितनी है R माइनस एल है। तब हम बात करते हैं, तब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितना आ जाएगी, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन, अब यहां से माइनस से यहां के बीच की दूरी यानी A से M के बीच की दूरी है R प्लस एल, तो ये आ जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये दोनों आवेश, ये पूरा सिस्टम जो है निर्वात में रखा हुआ है। यदि कोई माध्यम होता है तो यहाँ पर क्या आ जाता है, आपका K आ जाता है। इसके लिए हम बोल सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन K।
के इनके बीच में क्या है, माध्यम है। के क्या है इनके बीच में, माध्यम है। के क्या है इनके बीच में, माध्यम है। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ओके ना। इसी प्रकार से प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु एम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये कितनी आ जाएगी, इसको हम मान लेते हैं E2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R माइनस का L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। रीजन है कि अब देखिएगा यहां से B से M के बीच की दूरी कितनी है, R माइनस L है, और ये प्लस Q आवेश के कारण है, तो ये E2 मानी है हमने, क्योंकि ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है। रीजन है कि जो माइनस आवेश होता है उसकी तरफ बाहर की अंदर की तरफ आता है, वैद्युत बल रेखा अंदर की तरफ आती हैं, और वो प्लस आवेश जो होता है उसके कारण वैद्युत बल रेखा बाहर की ओर जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी कुछ इसी प्रकार से होगी जैसे इनकी बल रेखाएं होंगी। ओके ना। ये भी है और E2 हमने प्राप्त कर लिया है। अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे बिंदु M पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु M पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो बिंदु M पर यहीं लिख लेते हैं, बिंदु M पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके। अब देखिएगा परिणामी जब निकालेंगे तो यहाँ क्या करना है, हमें कौन सा आवेश नजदीक है, ये प्लस का आवेश है, ये माइनस का आवेश है। दोनों आवेश जो हैं वो कहां पर रखे हुए हैं, ए और बी हैं, ठीक है ना। वह निर्वात में, या फिर हमने तो यहाँ पर माध्यम माना, माध्यम में रखे हुए हैं। किस आवेश के द्वारा, यहाँ पर किस आवेश के द्वारा बिंदु एम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, जो नजदीक होगा आवेश। पीछे पढ़े थे आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर डिपेंड करती है, तो एम पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम उत्पन्न होगी। तो अगर हम यहाँ पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के लेके आते हैं तो किस आवेश के कारण ज्यादा होगी, प्लस क्यू आवेश के कारण होगी। तो क्या करना होगा हमें, परिणामी के लिए E बराबर होगा हमारा E2 माइनस का E1। E बराबर क्या होगा, E2 माइनस का E1। ओके ना। ये दोनों सदिश राशियां हैं, परंतु हम सदिश रूप लिख नहीं रहे हैं इसका, तो ये सदिश रूप है इसके, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो इनको। ओके ना। तो ये आपका E1 और E2 हो जाएंगे। क्लियर ना। अब हमें क्या करना है, E2 और E1 की वैल्यू रख देनी है। समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 के मान रखने पर, E1 व E2 के मान रखने पर, जब मान रखेंगे यहां पर तो ये आ जाएगा E वेक्टर फॉर्म में ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ही तो है तो Q लिख दिया, Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहां पर एक और चीज लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K। माध्यम क्या है इनके बीच में, K है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और K और ले लेते हैं यहाँ पर, यहाँ आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके ना। ये समीकरण 1 व 2 से इनकी हमने वैल्यू रख दी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका कर लेते हैं। देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q दोनों तरफ समान है, तो कॉमन ले लेते हैं। इस चीज के लिए कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा आपके लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K और Q, इसको हम बट्टे में बाहर ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा आपके पास 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है इसके लिए वो देखेगा। E वेक्टर फॉर्म में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E सदिश है ना, तो सदिश के लिए हम इस तरीके से लिख देते हैं। यहाँ से हमने एलसीएम सीखा है, या फिर इसकी इंटू इसमें कर दीजिए, इसकी इंटू इसमें कर दो, इसकी इंटू इसमें कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर,
बट्टे में आ जाएगा आपका, आपस में गुणा हो जाएगी r माइनस एल का होल स्क्वायर, और इन दोनों की आपस में गुणा हो जाएगी r प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हमने क्या किया है, E बराबर 1/4πε0 के, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर पड़ा है, तो इसका होल स्क्वायर को लेंगे तो ये r स्क्वायर आएगा प्लस एल स्क्वायर आएगा प्लस 2rl आएगा, ओके ना, माइनस यहां से जब खोलेंगे इसका होल स्क्वायर तो ये आपका आ जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl, ये आ जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट ऐसे ही रहने दीजिए। बट्टे में आपका जो है यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा आपका जोड़ने घटाने वाला। देखो एक बार आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वहीं से बनेगा ये फॉर्मूला, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा फॉर्मूला। बताइए यहाँ तक समझ में आया, कोई समस्या तो नहीं है? चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं इसमें। यहाँ मैं हेडिंग को थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, तो इसको हम यहाँ देखते हैं, ओके ना, यहाँ देखते हैं। इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये पूरा मैंने रफ कर दिया है, यहाँ देखिएगा ये आ गया, तो यहाँ से हमने E लिखा, E बराबर 1/4πε0 के, और Q और होगा, यहाँ पर Q और चल रहा था, तो ये आ जाएगा Q। तो यहाँ से आपका जो है r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, अब माइनस जो है यहाँ पर इसके अंदर इंटू हो जाएगी, तो ये माइनस का r स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, एल स्क्वायर ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और यहाँ से होगा 2rl ब्रैकेट 1, बट्टे में आ जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, E बराबर आएगा आपका 1/4πε0 Q अपॉन K, ओके ना, दो ये हैं, दो ये हैं, दो और दो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4rl अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद कर लीजिए, ये हो गया। और इसका क्या है, होल स्क्वायर चल रहा था, इसका क्या था, होल स्क्वायर, ओके। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है आपके लिए? चलिए ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में चल रहा था आपका, ई जो है वो वेक्टर फॉर्म में है, क्लियर, कोई समस्या यहाँ तक? अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो Q है Q को अंदर पहुंचा दीजिए, तो ये हो जाएगा E बराबर 1/4πε0, यहाँ से हम K को लिख देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा आपका, 4 को मैं तोड़ के लिख देता हूँ, 2 गुणा R गुणा 2QL, बट्टे में आ जाएगा आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद हमने इसके लिए पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, यहाँ लिख रहा हूं इसके बाद में, इसके बाद जो है ये यहाँ आया है, क्या पढ़ा है इसके लिए हमने, ई सदिश के रूप में है। आप जानते हो Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, तो यहां से लिखेंगे 2R इंटू P आ जाएगा, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, बट्टे में आ जाएगा आपका 1/4πε0, इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, 1/4πε0 K, और यहां से आ जाएगा 2R इंटू P, बट्टे में आएगा आपका r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 आ जाएगी, ओके ना। यहाँ देखिएगा L जो है वो बहुत छोटा है, L जो है वो बहुत छोटा है, और R जो है L के तुलना में बहुत बड़ा है, R जो है वो L की तुलना में क्या है, बहुत बड़ा है, अतः क्या हो जाएगा, R इज मोर ग्रेटर देन L, R इज मोर ग्रेटर देन L, अतः L को छोड़ने पर, इसको हम छोड़ देंगे, जब छोड़ देंगे तो आपके लिए क्या मिलेगा, यहाँ के बाद जो है, इस स्टेप के बाद यहाँ पर आया है आपका ये, ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद इसको छोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा E बराबर 1/4πε0 2R इंटू P, अपॉन में आ जाएगा आपका कितना, R स्क्वायर, एल स्क्वायर छूट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपकी घात 2, यहाँ से क्या होगा, एक घात R की घात 4 है, 2 गुणा 2 R की घात 4 हो गई,
इससे ये आर कैंसिल हो जाएगी, फिर आपके पास जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा आपका वो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहां से बचेगा आपके पास 2p/r³। यही हमारी क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मात्रक उसका है इसका न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया आपका टॉपिक पूरा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाली है, किसके कारण निकाली है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाली है। कौन सी स्थिति में है, ये आपकी अक्षीय स्थिति में है। दैट्स ऑल, क्लियर हो गया। ये कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं आप, मुझे कमेंट कर सकते हैं इसमें पूछने के लिए। यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि यहाँ पर जो है हमने E2 माइनस E1 क्यों किया है। तो E2 माइनस E1 इसलिए किया है कि जो आपका E1 है और जो E2 है दोनों ही कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में है। और हम किसी भी आवेश के पूरे समूह के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वहां पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल के आती है वो निकलती है सदिश योग के नियम के अनुसार। हमें चिन्ह के साथ जोड़ना होता है, डायरेक्शन के साथ जोड़ना होता है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आया है, क्योंकि E1 और E2 दोनों ही सदिश राशि हैं और यहाँ पर हमें निकालना है परिणामी। तो E1 और E2 दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, इसलिए यहाँ पर जो साइन आया है वो किसका आया है, आपका माइनस का आया है। यहाँ पर साइन कौन सा है, आपका माइनस का आया है। रीजन है कि दोनों ही कैसी दिशा में है, विपरीत दिशा में है। उसके बाद कि E2 में से E1 को क्यों घटाया, E1 में से हमने E2 को क्यों नहीं घटाया, तो इसके लिए कारण होता है कि E2 की जो वैल्यू है वो E1 से ज्यादा है। E2 इज ग्रेटर देन क्या है आपका, E2 इज ग्रेटर देन E1। और हमें ये पता है कि हम हमेशा बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाते हैं, इसलिए हमने E2 माइनस E1 किया है। क्लियर ना। यहाँ पर यहीं से थोड़ा सा समस्या रहती है, बाकी बात तो ये जो सारी चीजें जो है वो आपकी कैलकुलेशन है। ओके ना। अगर इसमें कहीं पर भी आपको कोई समस्या आती है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी उस समस्या को दूर करने का प्रयास कर सकता हूँ। ओके ना, और निश्चित ही करूंगा। वैसे आप बताइए मुझे। ओके।